ऐसा करके जब बात शुरू करते हैं तो पहले हम उनको नकारना शुरू कर देते हैं, जबकि यहाँ पे जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उसमें पहले ही एक कंडीशन रखी है कि भाई यहाँ पे कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा, आपको मानने के लिए नहीं कहा जाएगा। उसका अल्टीमेटली मतलब यही है कि आपको एज ए ह्यूमन पहले स्वीकारा जा रहा है यहाँ पे कि आपके पास भी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है ना। तो कोई भी एज है हमारी, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन से आ रहा हो, कोई भी बैकग्राउंड से हम आ रहे हों, लेकिन हमारे पास जो कल्पनाशीलता है वो सबके पास एक जैसी ही है। तो यहाँ पे जो पहली बात भैया ने रखी थी, तो अगर हमारा ध्यान जाता है कि कभी भी कोई भी बात को प्रपोजल के रूप में अगर रखते हैं तब तो वो स्वीकार होती है किसी इंसान के सामने। जब भी रखते हैं तो अगर प्रपोजल के फॉर्म में जाती है तो वो स्वीकार होती है। तो इस पूरे कंटेंट में जो मुझे बहुत बढ़िया बात लगती है कि किसी भी एज के ग्रुप के साथ अगर हम बात करते हैं लेकिन उसको प्रपोजल के फॉर्म में जब रखते हैं तो वो स्वीकार होता है, उससे पहले स्वीकार नहीं होता है। तो शुरुआत वहाँ से की थी। फिर उसको बोला था कि भाई ये इसको हमने अपने से जांचना है ना। तो ये पूरा जो प्रस्ताव हमारे सामने आ रहा है वो भैया कुछ बताएंगे और हम अपने में स्थिर करेंगे, ऐसे नहीं चलना है। या फिर ऐसे अगर चलते भी हैं तो भी वो लंबा नहीं टिकेगा। तो जब हम अपने में स्वनिरीक्षण पूर्वक चलेंगे तब जाके ये हम में स्थिर होगा, उससे पहले स्थिर नहीं होगा। और भैया ने बार बार ये भी बताया है कि कोई प्रश्न है उसका सॉल्यूशन अगर मैं देता हूँ तो वो सॉल्यूशन भैया का है, मेरा नहीं है ना। तो बार बार निरीक्षण पूर्वक हमें इसमें आगे चलना है। और उसके बाद ये जो 5 उसके टूल बताए थे कि ये यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है, रेप्लिकेबल है और वेरीफाइबल है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये मुझ में है या मुझे समझ में आ गया है, उसका इंडिकेशन क्या होगा, तो मैं खुद भी उसमें जी सकूं और दूसरों को भी उसको ऐसा जीना सिखा सकूं, तब जाके ये प्रमाणित होगा कि मैंने समझा। उससे पहले ये हाँ जीने दो और जियो, लेकिन पहले मुझे जीना आएगा तब जाके मैं जिस यात्रा पे निकले हैं तो पहुंचना कहाँ है ये गलत है या फिर वो एड्रेस ही गलत है हमारे पास। तो उस पे ध्यान आकर्षण करवाने के लिए जिंदा रहना और जीना पे फोकस करवाया गया। और जिंदा रहना और जीना दोनों कैसे अलग है उस पे काफ़ी सारी बात हुई। और उसमें हमारा ध्यान गया कि हम अभी तक जिसको जीना समझ रहे थे वो जिंदा रहना था। तो जो जिंदा रहना था हम जीना समझ के जो जी रहे थे, तो ये एड्रेस जो हमारा था वो गलत था। तो हम सुखी होना तो चाहते ही थे, लेकिन सुखी किससे होना चाहते थे, तो साधनों से सुखी होना हम समझ रहे थे कि वो सुख जो है वो हमें उसकी खोज में है। जबकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो निरंतर सुख नहीं है, हाँ क्षणिक ज़रूर मिलता है। और ये क्षणिक मिलता है तब जाके पता चलता है कि मुझे जो प्यास है वो निरंतर की है। अगर ये क्षणिक सुख इंद्रियों से भी नहीं मिलता होता तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि मैं निरंतर सुख की तलाश में हूँ। तो ये गलत है, ये भी यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। तो इंद्रियों से मिलने वाला सुख जो है वो सुख ही है, लेकिन वो क्षणिक है। लेकिन हमारी जो प्यास है वो निरंतर की है। तो इस तरह से ये एड्रेस गलत है। तो कितना भी हम प्रयत्न कर ले, लेकिन अगर एड्रेस ही गलत है तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। इतना ध्यान आकर्षण करवाया था। और एक शब्द कल शाम तक भैया ने रखा था कि भाई अच्छा लगना और अच्छा होना। तो वहाँ भी हम लोगों की और क्लैरिटी हुई कि जब तक जिंदा रहने में है तो वो अच्छा लगना होगा, लेकिन जब जीने में आएंगे तो अच्छा होना है। तो जीना यहाँ पे जैसे डिफाइन किया है वो और हम कितना क्लियर कर पाए हैं अपने में, ये अगर हम बार बार अपने में देखें कि भाई हमारे भाव और विचार की जो स्थिरता है उसको जीना बोल रहे हैं। तो अभी तो जैसे कल गोष्ठी हुई तो भी ये ध्यान गया कि काफ़ी जगहों पे हम भाव और विचार जो बोल रहे हैं वो भी हमारी जो बनाई हुई फ्रेम है उसी में इसको फिट कर रहे हैं, है ना। तो अभी भाव भी पकड़ में नहीं आ रहा है और विचार भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जैसे भैया ने पहले दिन भी कहा था कि जितना हम ब्लैंक होके इसको समझ सके एज इट इज़ यहाँ से जो कहा जा रहा है, तो उससे लगभग ये जो कंटेंट जैसे पहुंचाना चाहते हैं या जिस तरह से कहा गया है वो एज इट इज़ हम तक पहुंचेगा।
तो यहाँ पे जो भाव और विचार की बात कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी, मेरे भाव और विचार की गाड़ी मुझे चलानी आ जाए, तो यहाँ पे जो भाव और विचार कह रहे हैं वो उस स्थिति की बात है कि इतना स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी घटना से प्रभावित नहीं हो। उस स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं कि मेरे भाव और विचार की गाड़ी मुझे चलानी आ जाए। जैसे हम लोग ने कल गोष्ठी के दौरान बात की थी, तो एक ये भी आया था कि भाई ऐसा अगर मेरा बिहेवियर है, तो जैसे गुजराती में हम उसको बोलते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही सुख से ना ही दुख से, जिसको रीड या ऐसा कुछ हिंदी में भी बोलते हैं, डीड, ओके, हाँ। तो वो भैया ने कल शब्द प्रयोग तो किया था, मुझे याद नहीं रहा, है ना। तो वो बनने की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे अप्रभावित जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए नहीं है, लेकिन ये उस भाव और विचार की स्थिरता है कि मेरे में सामने वाले के प्रति कुछ भी नेगेटिविटी ना आए, और उस तरह से मुझ में भाव में स्थिरता रहे कि कोई बात नहीं, वो भी एक मानव ही है, और वो भी जब समझेगा तब मेरे तरह ही वो बिहेव करेगा या मेरे तरह ही वो रिजॉल्व होगा। तो उस स्टेज तक पहुंचने को यहाँ पे भाव और विचार में स्थिरता ऐसा बोल रहे हैं। तो अप्रभावित रहना उस अर्थ में है, कल जो भी जितनी भी बात हुई थी वो। और उसके बाद जो है वो आज सुबह से भैया ने जीना यानी क्या उसको और खोला है, और अब जो हमारी जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जीना जो यहाँ पे कहा गया है वो स्वयं के प्रति विश्वास से जीना। तो पहले तो ये भी आता है कि भाई विश्वास को कैसे समझें। तो यहाँ पे जब हम जैसे अभी सभा में हम पूछे कि भाई विश्वास यानी क्या, तो हम सबका आंसर कुछ अलग अलग होगा, है ना, परिभाषा हम सबके लिए अलग अलग है। जबकि यहाँ पे जब इस कंटेंट को समझते हैं तो विश्वास की डेफिनेशन जो है वो यूनिवर्सल है। वो अगर यहाँ पे विश्वास इस डेफिनेशन से भारत में ये है तो आउट ऑफ इंडिया भी वही होगी। तो ऐसे यूनिवर्सल जो है वो डेफिनेशन से जब चलते हैं तब जाके किसी एक पॉइंट पे हम लोग पहुँच पाते हैं। तो स्वयं के प्रति विश्वास यानी स्वयं को जानना, है ना। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम अपने को ऑब्जर्व करें तो कल से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान ये भी जा रहा है कि भाई हम सिर्फ बॉडी नहीं है, बॉडी के अलावा कोई एक दूसरी एंटिटी भी है जिसे हम मन बोल रहे हैं। अभी मोटा मोटा नाम अगर हम दें तो हम उसको मन कहते हैं। और उसको एक ऑब्जर्वेशन में ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे यहाँ से कोई भी बात की जाती है, जैसे भैया कोई विचार हमारे सामने रखते हैं तो तुरंत ही हम अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसमें चले जाते हैं। तो सामने वाला बोलता रहता है और दिखता भी रहता है, फिर भी अगर मैं विचारों में कहीं पे हूँ तो ना सामने वाला मुझे दिखता है ना सुनाई देता है। आंखें बंद हो सकती है, कान तो बंद नहीं होते, फिर भी वो सुनाई नहीं देता। तो वो सुनने वाला कौन है? तो थोड़ा सा हमें स्थिर होता है कि मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, बॉडी के अलावा भी कोई एक दूसरी वास्तविकता मुझ में है, जिसको अभी और आगे जब भैया इसको बताएंगे तब जाके और क्लियर होगा। तो अगर ये क्लियर होता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कुछ दो वास्तविकता हूँ और वो कैसे चलती है। बॉडी को तो मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लिया जाता है, तो पता है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ये जो दूसरा जिसे हम मन कहते हैं वो कैसे चलता है वो हम यहाँ समझते हैं। तो उसको जैसे जैसे समझेंगे उतना उतना जो विश्वास जो है वो हमें क्लियर होता जाएगा, और उसी को यहाँ स्वयं के प्रति विश्वास कह रहे हैं। और स्वयं में विश्वास आने से मुझे संबंधों में भी विश्वास आता है। तो यहाँ पे जो भैया ने आज सुबह जो जीना डिफ़ाइन किया, तो वहाँ पे बताया कि मूल प्रश्न मीन्स कोई भी इंसान है वो जीना कैसे चाहेगा, तो बिना प्रश्नों के समाधान के साथ ही जीना चाहेगा। तो जीना यानी क्या, तो सुख जो अल्टीमेट जो हमारी चाहत है यानी सुख या समाधान तक पहुंचना, वही जीना हुआ। तो सुख को जब डिफाइन किया तो वो बताया कि भाई स्वीकृति बराबर सुख। तो स्वीकृति को भी और डिफाइन किया, भाई किस चीज़ की स्वीकृति, वो भी आगे आज जो सेशन अभी शुरू होगा उसमें स्वीकृति के ऊपर भी काफ़ी चर्चा होंगी। लेकिन यहाँ तक जो बात हुई है उसमें
कि निरंतर अगर मुझे सुख चाहिए तो निरंतर स्वीकृति की स्थिति में मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो अब आगे जो सेशन होगा उसमें स्वीकृति किस चीज़ की या स्वीकृति कैसे, उस पर चर्चा होगी। थैंक यू। ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई तो दो बातें हमारे सामने आई, जिसमें कि हमने शुरू से कहने की कोशिश की कि यदि ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल एंटिटी है तो उसके ऊपर भी कोई नेचर का नियम काम करता है। तो सभी मानव की मूल चाहत एक है, जिसको सुख के रूप में पहचाना। दूसरा ये कहा कि सभी मानव के लिए सुख भी एक है। सुख पाने के तरीके अलग अलग हैं, सुख एक है। उसके लिए कहा कि स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। जब मूल चाहत को पहचाना तो ये भी क्लैरिटी बनी कि हम सुख की निरंतरता चाहते हैं। उसके लिए हमने ये भी पहचाना कि यदि स्वीकृति की निरंतरता हो जाए तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि सुख की निरंतरता हो जाएगी। इसका क्या मीनिंग आप ड्रॉ करते हो? स्वीकृति की निरंतरता हो जाए मतलब स्वीकृति की सभी आयाम में हमको सब कुछ स्वीकार रहे, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका एक मतलब ये निकलता है कि जो भी हो रहा है उसको स्वीकार लो। इसका एक मतलब ये भी निकलता है, वो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन जाहि विधि रखे राम, तो जो हो रहा है स्वीकार लो। वाइफ कह रही है तुमको हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, तो स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, बाय। मतलब किसी से ज़्यादा उम्मीदें ना करना। मैंने अभी कुछ नहीं कहा, रुक जाओ। मैंने कहा है कि इसका एक मतलब ऐसा भी निकलता है, बाजू में गंदगी पड़ी है, नहीं स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, गंदगी पड़ी रहे स्वीकार लो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो अब ये समझते हैं कि स्वीकृति किसके लिए है। स्वीकृति व्यवस्था के लिए है कि अव्यवस्था के लिए है? तो एक बात क्लियर हो गया कि स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि व्यवस्था किसको बोल रहे हैं। शरीर व्यवस्थित हो जाए इसका मतलब, शरीर व्यवस्थित है इसका मतलब स्वस्थ है। मन व्यवस्थित है इसका मतलब भाव और विचार सुख की निरंतरता है। परिवार व्यवस्थित है इसका मतलब शिकायत मुक्त अभाव मुक्त है। समाज व्यवस्थित है इसका मतलब भय मुक्त। और ये पूरा प्लेनेट व्यवस्थित है इसका मतलब सब कुछ नियम से चल रहा है, चारों अवस्थाओं में संतुलन, मानव सहित सब कुछ जो है व्यवस्थित है, इसका ये मतलब हुआ। तो एक तो ये समझ में आया कि स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको फिर तो सुख की परिभाषा क्या हुई, तो जितनी हमने चर्चा की उससे देखें कि सुख का डेरिवेशन क्या निकला। तो सुख के लिए कहा कि सुख क्या है, तो सुख क्या है? स्वीकृति। स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए। इसका मतलब सुख क्या है? यहां से यह निकला कि व्यवस्था को समझना, समझने का प्रमाण है कि उसमें जीना, जीने का प्रमाण है कि दूसरे को भी समझने में सहयोगी होना। देखो ये बात क्लियर रहे कि समझाना किसी को नहीं होता है, कोई समझना चाहता है तो उसके लिए हम सहयोगी हो सकते हैं। अभी हमारी परेशानी का ये भी कारण है कि हम दूसरे को समझाना चाहते हैं। जब हम समझाना नहीं चाहते हैं, दूसरा समझना चाहता है, तो हम सहयोगी हो सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। अव्यवस्था को समझना, तो सुख क्या हो गया? व्यवस्था को समझना, तो सुख क्या हो गया? इसी का नाम समाधान है। तो सुख का डेरिवेशन, तो समाधान बराबर सुख। और ये भी समझ में आया कि समस्या बराबर दुख। ये हमने सुख का डेरिवेशन किया।
जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, यूनिवर्सल लॉजिकल ग्राउंड्स पे सारी बात हो सकती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन इतना ही बार बार करता हूँ कि बोर्ड के साथ साथ चलें। जो भी प्रश्न मन में बोर्ड से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उनको करते रहें। आगे पीछे कोई प्रश्न आता है तो उसको आगे पीछे लिख लें और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी बात होगी। अब बताइए, जैसे सुख के बारे में क्या बोला, व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना, इसका नाम सुख है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 7 दिन के लिए कैंपस में हैं। कैंपस में जैसे ही आप घुसे तो सबसे पहले आपने क्या पूछने की, क्या समझने की कोशिश की है? सबसे पहले आपने सुनिश्चित किया है कि मैं सही जगह पहुंचा हूं। फिर आपने सुनिश्चित किया है कि शिविर का शेड्यूल क्या है और खाने पीने की, रहने की व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो आते ही हमने पहला काम किया है कि हमने व्यवस्था को समझने का काम किया है, क्योंकि 7 दिन हमको यहाँ रहना है। हमारे 7 दिन यहाँ रहने के लिए 24 घंटे जो कुछ भी हम करेंगे उसका टाइम शेड्यूल क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, ठंडी है तो गर्म पानी की व्यवस्था है कि नहीं। तो सब कुछ देखने के बाद मुझसे कई लोगों ने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि मैंने व्यवस्था को समझा तो उसमें जीने का स्वाभाविक अपेक्षा होता है। फिर कचौड़ी ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8:30 बजे हम शिविर में आ जाएंगे। मैं तो खा नहीं सकता, तो आप खाते हो तो मेरे को देख के। तो इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति खुद टाइम से नहीं आ रहा है या उसके जीने में कोई गैप है तो वो दूसरे को तो नहीं बोल सकता है कि तुम ऐसा करो। तो जब मैं किसी चीज़ को, जब मैं व्यवस्था को समझता हूँ तो उसका प्रमाण है कि मैं उसमें जीता हूँ। जब मैं जीता हूँ तो दूसरे को उसको शेयर करता हूँ, दूसरे को भी प्रस्ताव रख सकता हूँ तो वो भी सुन सकता है। इसका नाम सुख है। ऐसा अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको और इलेबोरेट करेंगे। तो एक सुख की परिभाषा हमारे सामने आई कि समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। समाधान किस बारे में? समाधान किस बारे में? मेरे स्वस्थ रहने के लिए, मेरे शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए समाधान, मेरे भाव और विचार की स्थिति के लिए समाधान, मेरे परिवार में जीने के लिए समाधान, समाज के भयमुक्त होने के लिए समाधान, धरती पे सब कुछ नियम से चलता रहे, ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग नहीं हो, इसके लिए समाधान। उसके मूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए भी समाधान, बाजार कैसे चलेगा उसके लिए भी समाधान। तो हर आयाम में समाधान की बात कर रहे हैं और मूल में इतना ही कह रहे हैं कि समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। अब तक हम सुख को कैसे समझ रहे थे? अभी तक हमारे लिए सुख क्या था? अभी तक सुख को क्या मान रहे थे? देखो, वो भी सब याद रहे कि हम कहाँ से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हम सुख को मान रहे थे, कुछ चीज़ें जो सुख के बारे में, बहुत कुछ मान्यताएं जो बहुत स्थिर हैं, बहुत हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुख दुख साथ साथ है। सुना है? सुना है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। कितने लोग ये चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख की निरंतरता हो जाए? सभी चाहते हैं। और कितने लोग ये मानते हैं कि सुख दुख साथ साथ है? क्या ये दो चीजें एक साथ हो सकती हैं? सुख दुख साथ साथ भी हो जाए और सुख की निरंतरता भी हो जाए? क्या समझ में आ रहा है? तो आपका मानना सॉफ्टवेयर करप्ट है कि हाईली करप्ट है? छोटा मोटा करप्शन नहीं है। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुख की निरंतरता हो जाए और फिर पूरा ज्ञान भगाते हैं कि सुख दुख साथ साथ है। यदि सुख दुख साथ साथ है, इसका मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये निरंतरता नहीं हो सकती। कितने लोग सहमत हैं इस बात से?
ऐसा कन्फ्यूज़न है, हमको पता भी नहीं है, उस पर कभी हमारा ध्यान भी नहीं गया है कि ये लोचा हो रखा है, ये सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है, कुछ घोटाला। उसके बाद मंच पे भाषण देखो, सारी जिंदगी बड़ी बड़ी संस्थाओं को पढ़ा के आ गए। ऋणी हो सबके, जाके वापस लौटाना। तो फिर बोले दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा। सुना है? इसका मतलब ये हुआ कि अपनी पत्नी से जाके बोलो, अपने बच्चों से जाके बोलो कि विश्वास से जीते हुए बहुत टाइम हो गया और मेरे को अब विश्वास का पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा धोखा दो। और क्या, क्योंकि आपको तो दुख के बिना सुख का पता चलता नहीं है। तो विश्वास के बिना, धोखे से विश्वास का पता चलता है कि विश्वास से विश्वास का पता चलता है? एक 2 महीने का बच्चा विश्वास को पहचानता है कि धोखे को पहचानता है? विश्वास को पहचानता है। फिर ये क्या बोल रहे थे हम, उसके रूट कहाँ पे हैं, कहाँ से आ रहा है? और क्या सुना है? बोले सुख ही सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप विश्वास की निरंतरता नहीं चाहते हैं, बीच बीच में धोखा चाहते हैं। है? सुना है कि नहीं सुना है? सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे, ऐसा सुना है कि नहीं? कि मैं ही कहीं से सुन के आ गया हूं? कितने लोगों ने सुना है? और क्या सुना है? बोले संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। सारे आपके सॉफ्टवेयर का हाल बता रहा हूं। संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा, संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। और विकास क्यों करना है? ताकि संतुष्ट हो जाए। है? ऐसी है इनका। माइक दो, माइक दो। भैया हमेशा ये क्वेश्चन करते रहती है कि अगर मैं सेटिस्फाइड होगी तो फायर खत्म हो जाएंगी, तो मैं आगे कैसा बढ़ूंगी? तो बच्चों से कहें कि वो आपकी फायर बनाए रखें, पति से कहें कि वो आपकी फायर बनाए रखें, आपको असंतुष्ट किए रखें। आप नागपुर की लीडिंग आर्किटेक्ट हैं, बोलिए। ये मैं मेरे हमेशा हस्बैंड से कहती हूँ कि आप संतुष्ट हो जाएंगे तो अपना विकास खत्म हो जाएगा। He says he is always contented with his situation and whatever is happening. But जी, पर भाई जी अलग अलग लेवल के भी तो कंटेंटमेंट हो सकते हैं ना। किस चीज़ का असल कंटेंटमेंट चाहिए हमको? जो हम लक्ष्य है हमारा, जो पर्पस है, ये जो बात एक है जो ना, स्थिरता पे, मतलब जो नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ के उसमें हम कंटेंट पा रहे हैं या कुछ आगे भी बढ़ना है। ये सारी बातों को समझेंगे, इन सब का रूट कहाँ पे है उसको समझेंगे और फिर इसको एनालाइज करेंगे। और क्या सुना है? एक आध सैंपल। वो तो चलो उधर निपट गया ना, वो तो वहीं निपटा दिया कि कितना भी पैसा हो जाए, धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती। ये नियम है, निरंतर सुख को। ठीक है, क्षणिक सुख की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो पैसे के बिना आदमी दुखी हो सकता है, लेकिन पैसे से सुखी होगा। सुखी मतलब उसके भाव और विचार में स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उसको तो वहाँ निपटा दिया था। सुख से जुड़ा हुआ और कोई चीज़ आपके ध्यान में आती हो? हाँ, वो एक था, बोले जितना हंसोगे उतना रोओगे। हाँ, कैसे कैसे हमको दुख दिया है। जितना हंसोगे उतना रोओगे। और रोने से आदमी को बहुत डर लगता है। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में ये पर्सनली किया है कि मैं हंसते हंसते डर के मारे चुप हो जाया करता था
क्योंकि मैंने ये कहीं सुना हुआ था जितना हंसोगे उतना रोओगे, और मैं रोना नहीं चाहता भैया, अपने हंसेंगे नहीं पर अपन रोना नहीं चाहते। ऐसा मैंने पर्सनली किया है, आप में से भी किसी ने किया है? तो मेरे जैसे कई लोग हैं दुख पाए, इसको बोलते हैं डीपीटी, दुख पाए टूरिस्ट। अब देखिए, हाँ जी, क्या सुख दुख हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। इस जन्म में क्या कम कर्म है जिनके आधार पे दुख नहीं होना है? क्यों पूर्व जन्म का और बैगेज लेके चलें? नहीं मतलब हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि बड़े बूढ़ों को ना तो ये जन्म समझ में आया है ना, ये आया होता तो कुछ ढंग का जीते। बड़े बूढ़ों ने हुक्का पिया है जी। अच्छा एक और वाक्य, देखो शिविर में कभी हल्की फुल्की बातें हो जाती हैं तो उनको आपको सीरियसली नहीं लेना। हाँ नहीं, मेरा पर्पस वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक और वाक्य, बद, ये पता नहीं कंफ्यूज करता, बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ, बुरा नहीं, क्या है इसका, देखिए मीनिंग। मतलब बद बने रहो, बदनाम मत हो, चोरी करो पकड़े मत जाओ, इसका मतलब है। ये बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ है। हाँ, और वो एक वो है, बोले वो ताकतवर के दोष नहीं देखे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, है ना। क्या बेवकूफियां। एक कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। हाँ कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा, बहुत सारे, एक नहीं है ना। ये तो हमारा सुना हुआ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अग्रवाल जी अगली बार शिविर हॉल बनवाओगे तो पिलर मत लगवाना। देखो ये पिलर वाला हॉल ठीक नहीं है, ये पूरी ऑडियंस मेरे से छूट जाती है। अभी एक आज सुबह मॉर्निंग मैसेज आया दिल्ली से, दिल्ली वालों से सावधानी से सुनना। वो कह रहे आपको कोई ज्ञान की जरूरत है, लठ की पूरी ट्रेनिंग ले लो क्योंकि लठ का कोई लाइसेंस नहीं होता। बताइए, ऐसे मैसेज व्हाट्सएप। आपके दोस्त भी लगता है ऐसे ही हैं। उनसे मैं सीखता हूँ ऐसे लोगों से। हाँ दिख रहा है आपकी पाठशाला समझ में आ रही है। ये बात। हाँ जी, अब इन पांचों लाइनों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रूट पकड़ने की कोशिश करें। सुख दुख साथ साथ है, दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है, सुखी सुख हो गए तो बोर हो जाएंगे, संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा, जितना हंसेंगे उतना रोएंगे। ये काफ़ी मास स्केल में प्रचलित मान्यताएं हैं और घर घर में इनको दोहराया जाता है। एक और ऐसा, पहला सुख निरोगी काया। वो अभी और रुक जाओ, उससे कल निपटेंगे, वो और खतरनाक है और उसको बहुत ज्ञान बोल के किया जाता है। हाँ उसको भी यहीं निपट सकते हैं, चलो यही ठीक है, निपटेंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख घर में गुणवंती नारी। ये गुणवंती नार कभी नहीं मिलेगा, नार हमेशा, नारी गुणवंती चाहिए। धर्म पत्नी होता है, धर्म पति नहीं होता है ना। और सभी प्रवचनों में अधिकांश महिलाएं बैठी मिलेंगी, पुरुष बैठा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं को बिठा के भाग जाता है। मैं तो उठपटांग करने का लाइसेंस लेके आया हूं, तुम व्यवस्थित रहो। बहुत गड़बड़ है। चलिए, तो इनके रूट देखें कहाँ से आता है, ये कहाँ से आ रहा है ये सब। नासमझी का मतलब कहाँ से आ रहा है सब। जिंदा रहने वाले भाग से आता है। जब मैं जिंदा रहने को जीना मानता हूँ, पैसे को जीना मानता हूँ, पद को जीना मानता हूँ, एजुकेशन को जीना मानता हूँ, संवेदनशीलता को जीना मानता हूँ, कुल मिला के स्वयं को शरीर मान के जीता हूँ। जब मैं स्वयं को शरीर मान के जीता हूँ तो शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता हूँ,
शरीर के अनुकूल मिल गया तो सुख है, और शरीर के अनुकूल नहीं मिला इसका नाम दुख है। शरीर है तो शरीर में परिवर्तन होगा ही, और शरीर के साथ मिलने वाला सुख दुख भी तो कभी अच्छा लगेगा कभी खराब लगेगा। तो इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है, इसलिए सुख दुख साथ साथ है ही और ये रहेगा ही, ये गलत नहीं है। बात पहुंची? जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, शरीर के सुख दुख को ही सुख दुख मानता हूँ, इंद्रिय सुख को ही सुख मानता हूँ, और इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है क्योंकि शरीर के भोगने की निरंतरता नहीं है, क्योंकि शरीर की निरंतरता नहीं है। कितनी भी स्वादिष्ट चीज़ जब पहला कौर खाया तो बहुत स्वाद लगेगी, उसके बाद स्वाद लगातार घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? स्वाद घटता जाएगा। शरीर बीमार भी होगा, शरीर बूढ़ा भी होगा। इसका मतलब है शरीर से मिलने वाले सुख की निरंतरता नहीं है। जब जब इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको हमने सुख के रूप में पहचाना है, इसका मतलब है शरीर के साथ सुख दुख बना ही रहेगा। इसलिए परंपरा में मोक्ष को, शरीर से मुक्ति को मोक्ष माना है। आवागमन से मुक्ति हो जाए इसलिए उसको मोक्ष माना है, क्योंकि शरीर को सुख दुख का आधार माना है। ये वहां तक जाता है। ये मान्यता आवागमन से मुक्ति हो जाए क्योंकि शरीर दुख का कारण है। अब शरीर दुख का कारण है कि भ्रम दुख का कारण है? मैं भ्रमवश दुखी होता हूं कि शरीर की वजह से दुखी होता हूं? तो मैं भ्रमवश दुखी होता हूं, इसलिए यहां ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। अब बोले दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत गर्मी में रहे और फिर एसी मिल गया, तो गर्मी झेलने के बाद एसी का महत्व समझ में आता है। गरीबी झेलने के बाद जब पैसा आता है तब आपको उसका महत्व समझ में आता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है का मतलब है कि किसी अभाव से गुजरने के बाद कोई चीज़ मिलती है तो हम उसके महत्व को पहचान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। कहाँ से आ रहा है? मीठा ही मीठा खाएंगे तो नमकीन की इच्छा होती है। घोर गर्मी चलती है तो फिर सर्दी याद आती है। घोर सर्दी चलती है तो फिर गर्मी याद आती है। तो इस तरह से जो भी भौतिक सुख हैं, जो भी इंद्रिय सुख हैं, उनकी कोई निरंतरता नहीं है और उसमें हमको परिवर्तन की चाहना बनती ही है। वो नेचुरल है ना। नीला पहनते हैं तो उसके बाद लगता है लाल पहन लें, लाल कपड़ा पहन लेते हैं, उसके बाद लगता है कोई और कलर पहन लें। ऐसा हो ही सकता है क्योंकि नेचर में सारे कलर हैं ही हैं। लेकिन कोई एक चीज़ से हम लगातार एक जैसा सुख पालेंगे, इसलिए कहा कि सुखी सुख हो गया तो भौतिक सुख की बात कर रहे हैं कि उससे बोर हो जाते हैं। गलत नहीं है। संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ, धन को ही विकास मानता हूँ, पद को ही विकास मानता हूँ, और उसमें असंतुष्टि रहने से ही उसके लिए दौड़ूंगा, असुरक्षित होने से ही उसके लिए दौड़ूंगा, इसलिए मेरा मोटिवेशन अपने आप में इनसिक्योरिटी होता है, असुरक्षा होता है। देखिए क्या कैसा मजाक कैसा है। मोटिवेशन अपने आप में पॉजिटिव चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ है? पॉजिटिव चीज़ है। मोटिवेशन का जो मैकेनिज्म होगा, जो उसका तरीका होगा, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा। अभी हमारा मोटिवेशन का मैकेनिज्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? असंतुष्ट रहना जरूरी है, असुरक्षित रहना जरूरी है। असुरक्षित और असंतुष्ट व्यक्ति, अभी हमारी मोटिवेशन असंतुष्टि और असुरक्षा है। हमारी मोटिवेशन असंतुष्टि और असुरक्षा कहाँ रहेगी? जिंदा रहने के धरातल पर मेरी पहचान रूप बल धन पद है। रूप बल धन पद जब मेरी पहचान है तो वो उसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसलिए उसमें कंपैरिजन होगा ही। कंपैरिजन होगा तो अपने आप को छोटा बड़ा महसूस करूंगा ही। छोटा महसूस होना अपने आप को स्वीकार नहीं है, इसलिए बड़ा होने की कोशिश करूंगा ही। ये वहां से आता है। मानव होंगे तो मोटिवेशन कैसा होगा? मानव होंगे तो मोटिवेशन कैसा होगा? माइक माइक मानव कल्पना से जीता है
अभी कल्पना से जीता है। जी, तो जैसा उसकी प्रोग्रेस के लिए वो अपना फ्यूचर डिसाइड करेगा और उसके हिसाब से अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब मानव होके जिएगा, अपने आप को मानव के रूप में पहचानेगा, तो हर जगह में एब्सोल्यूट वैल्यू को पहचानेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ये शरीर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। ठीक है, उसमें कोई कम ज़्यादा है तो, लेकिन इसमें कंपैरिजन नहीं है। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं आपसे स्वस्थ हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा शरीर स्वस्थ रहे में मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं खुश रहूँ, मैं खुश रहूँ, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। समाज भय से मुक्त हो जाए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब मैं मानव होकर जीता हूँ तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जीता हूँ, और जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जीता हूँ तो ये असंतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा, की बजाय पूर्णता के लिए मैं विकसित होना चाहूँगा। मैं पूर्णता के लिए विकसित होना चाहूँगा, तो पूर्णता मेरी चॉइस है, पूर्णता मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू है। पूर्ण होने के लिए विकास की ज़रूरत है। फिर वो शरीर का विकास और सड़क का विकास और रेल का विकास, सारे विकास उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन पूर्णता उसके केंद्र में होगा। पूर्णता केंद्र में होगा तो ये अधूरेपन के साथ नहीं चलेंगे। जिंदगी का वो सोचने समझने का और भाव का पूरा धरातल बदल जाता है। मेरे सेंटर में समस्या रहे कि समाधान रहे, मेरा जीवन प्रॉब्लम सेंट्रिक हो कि सॉल्यूशन सेंट्रिक हो, सॉल्यूशन सेंट्रिक हो। सॉल्यूशन सेंट्रिक होने का मतलब ही है कि मैं पूर्ण होना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पूर्ण होना चाहता हूँ तो मेरे केंद्र में क्या है? पूर्णता। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अधूरेपन से मुक्ति चाहता हूँ तो मेरे केंद्र में क्या है? अधूरापन सामने आ गया। अधूरेपन को देख के क्या उत्साह पैदा होगा? पूर्ण होना है उसके लिए उत्साह पैदा होगा। सॉफ्टवेयर 1947, पायरेटेड, इन्फेक्टेड, हाईली करप्ट। तो इससे ये पता चला। अब देखिए, अब और पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया सुख है कि सुविधा है? सुख क्या है? समाधान। निरोगी काया सुख है कि समाधान है? वो समाधान है कि सुविधा है? निरोगी काया मेरे समझदार होने के लिए मेरा साधन है। निरोगी काया से मैं ज्ञान संपन्न हो जाऊंगा ऐसा नहीं है। नहीं तो सारे पहलवान WWW सब ज्ञानी नहीं होते। पहलवानों के बारे में बोला, घुटने के बारे में कुछ जोड़ के बोला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ निरोगी काया समाधान नहीं है, सुविधा है, साधन है। दूजा सुख, घर में हो माया, तो माया समाधान है कि सुविधा है? सुविधा है। तीजा सुख, पुत्र आज्ञाकारी नाई हो तो ही ठीक है। अभी आपका पुत्र आपकी आज्ञा मानेगा तो जिंदा रहेगा कि जिएगा? जिंदा रहेगा। आप क्या चाहते हो, जिए कि जिंदा रहे? जिए। तो आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने, आप ही बोल रहे हो। तो पुत्र का आज्ञाकारी होना कोई अच्छी बात नहीं है। आज्ञाकारी पुत्र का होना अच्छी बात है कि समझना अच्छी बात है? पुत्र में समझने की प्रवृत्ति हो, पुत्र में प्रमाणित करने की प्रवृत्ति हो, है ना, पुत्र जिज्ञासु हो, वैसा नेचर में होता ही है। और क्या बचा? चौथा सुख, गुणवंती नारी। गुणवंती नारी होगी भी तो, और तुम काम क्रोध लोभ मोह से भरे हुए हो तो तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा सकते। तो गुणवंती नारी इसमें क्या करेगी? गुणवंती नारी तुमको दुख नहीं देगी। यदि गुणवंती नारी है तो मान लो कि गुणवंती नारी तुमको दुख नहीं देगी, पर दुखी होने के लिए तुम तो आत्मनिर्भर हो, तुमको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो मानव में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का भरा हुआ टोकरा है, वो खुद ही अपने दुखी होने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें से कोई भी सुख नहीं है। बोलिए कहां पहुंचे? हैं? करप्ट, टोटल करप्ट। इसलिए नहीं पहुंचे ना, इसलिए हजारों साल से सारी कहानी करते करते हम घूम फिर के वहीं घूमते रहते हैं। सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। यही तो बोल रहे। तो इसका क्लियरली मतलब निकला, हमारा एड्रेस ही गलत है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। मानव में पूर्णता की चाहत है, हम पूर्ण हो ही सकते हैं।
बढ़िया, आगे चले। ये भी हमारी तरह फंस गया। स्वयं को शरीर मान के जैसे हम जी के गोल गोल घूमते हैं ना, वो दरवाज़ा खोल दो, एक चादर खोल दो, निकल जाएगा। निकल गया। तो ये सारा सॉफ्टवेयर कैसा है? टोटल खत्म, टोटल खत्म। इसमें से कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी काम का नहीं। कोई असहमति हो तो बताइए। आगे चले, आगे चलते हैं। तो जितनी हमारी अभी तक की चर्चा हुई उसमें ये निकला कि हमको बेसिकली सुखी होना है तो व्यवस्था को समझना होगा, समझ को समझना होगा, मूलतः व्यवस्था को समझना होगा। हाँ जी, तो व्यवस्था को समझना है तो कहाँ चलें, किसको देखें? अभी आदमी व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? जोर से बोलो। पुरानी बिल्डिंग, इसलिए पहले दिन जिंदा रहना और जीना पे चर्चा करके आपके पुरानी सारी मान्यताओं को बुलडोज किया जाता है। पुराना घर बुलडोजर चला के गिरा दिया जाए और उसका टुकड़ा टुकड़ा चुन के बाजू में किया जाए और नई बिल्डिंग वहाँ पे बनाई जाए। तो पहले दिन का इतना ही मतलब रहता है जब ये कह रहे हैं कि जिंदा रहना जीना नहीं है और 99% आदमी जिंदा रहने को जीना मानता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लंदन में रहता है, अमेरिका में पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा कि स्टैनफोर्ड से पढ़ा, यहाँ पहुँचते हैं हम। तो किसी गहरी बात की चर्चा है, किसी गहरी बात की ओर इशारा है जो हमारी जीने की एड्रेस हमारी कल्पना में भी नहीं है, पहुंचना तो बहुत दूर की बात। तो कल कम से कम ये हमारे ध्यान में आ गया कि जिंदा रहना जीना नहीं है, पैसे का जीने में कोई भूमिका नहीं है, पद की कोई भूमिका नहीं है, शिक्षित होने की कोई भूमिका नहीं है, किसी धर्म और जाति की कोई भूमिका नहीं है, 80 साल होने से भी समझदारी का कोई लेन देन नहीं है। तो इन सारी बातों को फिर जीना क्या है? तो पता चला जीना बेसिकली क्या है, जिसको कह रहे हैं, कहाँ से शुरू किया था आज? भाव और विचार की क्वालिटी। भाव और विचार की क्वालिटी को लेके बात की थी, पर हमने भाव और विचार पे कल बात नहीं की थी। कर लें? भाव और विचार में क्या अंतर है? हाँ, ये तो पूरा कर ही सकते, ये साफ करवा दे। भाव और विचार में क्या अंतर है? माइक, हाँ जी, आप यहीं रहिए, पीछे है, पीछे वाले, हाँ जी, आप थोड़ा आगे आ जाए। भाव और विचार के पहले जो दो बातें मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही हैं। ओह, एक तो ये बात जो आपने कही कि इंसान को मालूम है कि धन, पद, बल, रूप ये बदलता है, स्थायी नहीं है, पर जो इंसान इसको जान ले कि ये बदलता है और उस बदलने को स्वीकार करके उसमें वापस खुशी ढूंढे, तो क्या ये पॉसिबल है? पहली बात। बिल्कुल। दूसरी कि भाव और विचार और संतुष्टि, मैं जीवन में संतुष्ट हूँ, जिसको कई बार कहते कि हम जीना है या जिंदा रह रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? संतुष्टि की भी कोई परिभाषा है क्या कि जिंदा है? ये दोनों चीज़ें परेशानी कर रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जो पहली बात आपने कही वो काम की बात है कि रूप, बल, धन, पद परिवर्तनशील है, इसको स्वीकारते हुए, तो इसको स्वीकारना कब हो पाएगा? जब उससे बड़ी कोई चीज़ मिल जाएगी। किसी चीज़ को स्वीकारना तब होता है जब उसका विकल्प मुझको उपलब्ध होता है। तो इसका मतलब है कि उससे बड़ी कोई चीज़ मिल जाने से मेरे खड़े होने के लिए वो ज़मीन मिल गई जो हिलती नहीं है, तो मैं हिलने वाली ज़मीन को फिर आराम से खड़ा हुआ देख सकता हूँ। मैं जिस ज़मीन पे खड़ा होना चाहता हूँ वो ठोस ज़मीन चाहता हूँ और वो ज़मीन हिल रही है। तो जब तक मेरे को ठोस ज़मीन नहीं मिल जाती है तो हिलती हुई को देखकर मैं सहज नहीं रह सकता, क्योंकि मैं खुद ही हिल रहा हूँ। तो जब मेरे को वो ज़मीन मिलती है कि जब मैं जहाँ हिलता नहीं हूँ, तो मैं इस हिलती हुई ज़मीन को देखकर फिर मेरे को कोई प्रभाव नहीं है। तो ये बिल्कुल संभव है, उसी की तरफ जाने का प्रयास है। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भाव और विचार। तो भाव और विचार क्या है? हाँ, भाव और विचार में क्या अंतर है? सर, भाव तो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, विचार हमारे थॉट्स होते हैं। अब इंग्लिश में बोल देने से क्या मतलब निकल आएगा? विचार मतलब थॉट्स होते हैं और भाव एक्सप्रेशन होते हैं।
भाव हृदय का विषय है और विचार बुद्धि का। भाव हृदय का विषय, ये भी बहुत मुश्किल है। हृदय में भाव पैदा होता है कि हृदय भाव से प्रभावित होता है? तो दिल बेचारा पूरी शरीर यात्रा ईमानदारी से ब्लड पंप किया है और गाली खाया है। दिल तो पागल है, दीवाना है, और क्या है ना, बच्चा है। ठीक, तो एक तो ये समझने लायक बात है कि दिल में भाव पैदा नहीं होता है, भाव कहीं और पैदा होता है। भाव से दिल प्रभावित होता है, प्रभावित होने से हमारा हार्ट बीट कम ज़्यादा होता है, और बुद्धि का तो पता नहीं कहाँ होती है। ठीक है, बुद्धि तो अभी तो बहुत क्लियरली पता नहीं चला कि भाव और विचार में क्या फर्क है। विचार ये बोरोड भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो अंदर हृदय, लेकिन जो भाव है वो सेल्फ इंटरनल मोटिवेटेड। अच्छा, जब नहीं समझा पाते हैं तो अपन इंग्लिश में बोलने लगते हैं। भाव जो है अपना खुद का होता है, विचार दूसरों का भी हो सकता है, उदारा भी हो सकता है, महात्मा गांधी का भी हो सकता है, किसी भी संत उसका भी हो सकता है, लेकिन भाव जो है जो अंदर से पैदा हो रहा है, अंदर से कहाँ से होता है? वो दिखाई नहीं देता। इसलिए भाव के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। जब दिखाई नहीं देता तो समझ कहाँ से आएगा? ठीक हो गया। तो देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम भौतिक वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। पेन के बारे में, बोतल के बारे में, माइक के बारे में, कैमरे के बारे में, शर्ट के बारे में, गाड़ी के बारे में। हम जिंदगी से एक भी शब्द उठाएं और उसके बारे में 4 लाइन बोलने की कोशिश करें। जैसे विश्वास, मैं विश्वास को समझता हूं, मैं विश्वास को जीता हूं, तुमको समझा सकता हूं, तुम भी जी सकते हो। जिंदगी से कोई भी शब्द उठाइए और उसके बारे में 4 लाइनें बोल के देखिए। 4 लाइनें बोलते बोलते आपको भीतर से फील हो जाएगा कि इसमें गैप है। मेरी बात आप तक पहुंची? जिंदगी से कोई भी शब्द उठा लीजिए, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रारब्ध, भाग्य, कोई भी शब्द उठा लीजिए और किसी भी शब्द के बारे में 4 लाइनें बोल के देखें। इससे ये समझ में आता है कि जिंदगी के बारे में हमारी वो जो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, जैसी हमारी जड़ संसार के बारे में है, ऐसी क्लैरिटी हमारी भाव के बारे में या जिंदगी के बारे में नहीं है, क्योंकि हमने जिंदा रहने को ही जीना मान के जिया है, तो बहुत नेचुरल है। तो इसका मतलब है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाव का मतलब क्या चीज़ है, भाव चीज़ क्या है? तो एक तो ये समझ में आया कि सभी मानव में कल्पनाशीलता है, यहाँ तक ठीक है। सभी मानव में कल्पनाशीलता है, यहाँ तक ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे फिर आप समझिए कि भाव क्या होता है। तो मेरे को एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि एक हॉस्पिटल में 100 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं, 50 बच्चे बड़े हॉस्पिटल में रोज़ पैदा होते ही हैं। और जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सभी बच्चों को नर्स ले जाती है, फिर वो साफ़ सूफ करके और कपड़े में लपेट के बढ़िया से ना माँ को वापस ला के देती। तो एक बड़े से हॉल में, ऐसी एक बड़ा हॉल है और इधर पूरे कैबिन बने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट, सब में कांच लगा हुआ है, और एक नर्स एक बच्चे को लेके आई है और 100 माएँ उसको एक साथ देख रही। अभी वो क्या है? सभी माँओं के लिए अभी वो क्या है? बच्चा है। फिर वो लगभग बीच में जाके राइट में कैबिन में मुड़ी और एक माँ की गोदी में जाके रख दिया, ये आपका है। उसी क्षण के बाद अब वो बच्चा क्या है? उस माँ के लिए अब वो बच्चा है कि बदल गया है? अब वो मेरा बच्चा है, अब वो मेरा बच्चा है। उसके पहले उसके प्रति भाव कैसा था, अब उसका भाव कैसा है? कुछ चेंज आया? क्या चेंज आ गया? लेकिन अब वो मेरा है। इसका मतलब ये हुआ कि भव की स्वीकृति भाव है। भव की, भव मतलब होना, आयुष्मान भव, भव मतलब होना। होना मतलब पेड़ है, आम है, नीम है, कैमरा है, पिलर है, बच्चा है, मानव है, जो कुछ भी नेचर में एंटिटी के रूप में है, इकाइयों के रूप में है,
उसको भव बोलते हैं। भव को जैसा हमने स्वीकारा है उसका नाम भाव है ना। एक बिल्डिंग में 500 मकान है, 500 फ्लैट है, उसमें से कोई एक फ्लैट को बिल्डर बोलता है कि सर ये आपका है। उसके बाद उसकी दीवारें भी बदली बदली सी नज़र आती। तो इसका मतलब है मेरा घर, मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरा गांव, मेरा देश। मेरे देश की फीलिंग देश छोड़ने के बाद लोगों को आती है। फिर तो यहाँ से मिट्टी भी लेके जाते हैं, उसको अपने मंदिर में रखते हैं। यहाँ रह के कभी मिट्टी की याद वैसे कम आती है अधिकांश लोगों को। इसका मतलब है भाव क्या है? क्या क्लियर हुआ? भाव क्या है? होना और होने की स्वीकृति। होने की स्वीकृति। कोई कंफ्यूजन? दृष्टिकोण, फिर इस होने को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग आएगा। हाँ, देखने का नजरिया एक चेंज हुआ। अभी भी इस बच्चे को देखने का नजरिया अब अलग अलग हो सकता है। अब ये गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, मेल, और आया देखा लड़की है। जैसे गिलास भरा और खाली जब हम बोलते हैं वो देखने का नजरिया है हमारा। वो ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी गहरी पिक्चर की बात, उसकी फाइन डिटेल में जा रहे हो। अभी कम से कम ये है कि मेरा बच्चा है, मैंने स्वीकार लिया। अब मेरा बच्चा है, उसके बाद मैं लड़का चाहता था और लड़की निकली है, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं काला चाहता था, गोरा चाहता था, काला निकला है। तो इसका मतलब है कि अब ये फिर बहुत सारे दृष्टिकोण उसमें काम आएंगे। तो वो तो बात ठीक ही है, दृष्टि उसको भी बोल ही सकते हैं। तो इसका ये पता चला, फिर उसकी दृष्टि जैसी होगी वैसा उसको स्वीकारेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, माइक। हाँ, वो फिर अलग कहानी। तो भाव फिर बदलेगा। तो फिर नर्स 3 दिन बाद आई, बोले गलती से वो बच्चा दूसरे का था, वो मैं गलती से आपको दे दी। ये घटी घटना है जिसमें कि 2 माओं के बच्चे एक्सचेंज हुए। 3 दिन बाद नर्स ने अपनी गलती स्वीकारी और उन दोनों माओं ने कह दिया अब हमारा तो जैसा भी है यही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये हॉस्पिटल में जितने पैदा हुए हैं इनका कोई भरोसा नहीं। ये एक्सचेंज ऑफर वाले हो सकते हैं। तुरंत लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी। अब कैसा भाव हिला? मैंने अपने को माना हुआ है कि ये मेरे माँ बाप हैं, और ऐसा डेटा, यदि कल को ऐसा डेटा आ जाए कि अभी जो हॉस्पिटलों में जो कुछ हो रहा है उसमें 50% बच्चे बदल जाते, तो भाई साहब तुरंत अब लोग घर में अपनी व्यवस्था करवाने लगेंगे। और ये उचित है, मेरे को लगता है करवा ही लें, वही ठीक है। लेकिन कैसे हिलता है, पिक्चरों में नहीं देखते हैं वो हीरो को पता चलता है कोई दिन कि वो तो गोद है ना, उसके माँ बाप नहीं हैं, उस दिन से उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्यार पहले जैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उसका भाव हिल गया है। तो कितने लोगों को ये क्लैरिटी हो गई कि भाव समझ में आ गया? कौन बोल के बताएगा? कौन बोल के बताएगा? कौन बोलेगा? अपनी जिंदगी से एक एग्जाम्पल लेके बताओ, भाव क्या है? ओम, मेरा प्रश्न था इससे पहले का कि जैसे आपने कहा कि भाव मतलब होना, और होने से ही भाव को आपने जोड़ा है, होने की स्वीकृति। लेकिन जब आपने कहा कि 100 बच्चे किसी अस्पताल में हैं और माताएं देख रही हैं, उसके उपरांत जब एक उसके पास में आ जाता है, यदि भाव होना ही है तो स्वीकृति तो पहले भी है। 100 माताओं के लिए वो बच्चा तो उस समय भी है वो मेरा नहीं, अभी मेरा नहीं है। मेरा तो फिर इसका मतलब ये हुआ वो अपनापन है, वही भाव है, वही भाव है। अपनापन। किसी का अपनापन अपने बच्चे के लिए भी अधूरा है
और किसी का अपनापन सबके बच्चे के लिए भी पूरा हो सकता है, फिर वो चेतना की स्थिति है। जी, वो स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्तर अलग। अपनापन जिससे जुड़ गया अपनापन, वही भाव अपनापन। है। जिसको जी, स्वीकार लिया वही अपनापन है। जी, स्वीकार लिया तो अपनापन है, नहीं स्वीकारा है तो अपनापन नहीं है। बढ़िया, आगे चले, आगे चले। विश्लेषण, विचार क्या है? वो जो भाव है मेरा, जब उसको मैं दूसरे के सामने प्रस्तुत करता हूं तो विश्लेषण पूर्वक उसको प्रस्तुत करता हूं, उसके बहुत सारे फाइन डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो भाव का विश्लेषण विचार है। भाव की स्वीकृति भाव है और भाव का विश्लेषण विचार है। एग्जाम्पल यही जो मैं आपके सामने बोलता रहता हूं, इतना सारा मैं आपके सामने बोलता हूं, वो केवल विश्लेषण कर करके जो मेरा भाव मेरे भीतर है, नेचर जैसी है, मानव जैसा है, वो कोई समझ के रूप में, भाव ही समझ है। समझ जिसको बोल रहे हैं वो भाव ही है, उसका विश्लेषण करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। हाँ जी, माइक। भैया नमस्ते, मैं चित्तौड़ से हूँ। मेरी बेटी है 12 साल की। तो ये जब से हुई तब से इसके साथ जो बच्चे खेलते थे और ये पढ़ने गई तो जो साथ के बच्चे थे उनको और इसको देख के मुझे तो बराबर ही लगते हैं। जिन भी बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे उनमें यही नज़र आती है कि मेरे बेटी जैसे बच्चे। अब ये बड़ी हो रही है तो होता क्या है कि इसकी फ्रेंड्स आती है तो मैं उनके साथ भी बहुत अच्छे से रहती हूँ, मुझे लगता है मेरी बच्ची है। तो ये बोलती है कि मम्मी बाकी बच्चियों की मम्मी है तो मेरे साथ ऐसे नहीं रहती है, तो आप ऐसे क्यों हो? आप चेंज हो, आप मत मतलब रखा करो, इनसे कम रखा करो। हाँ, आप ऐसा बोला करो कि आप बाकी मम्मियों को भी ऐसा सिखाओ जैसा आप जीती हो। हाँ, और इसके जो फ्रेंड्स होती है ना, वो इसको बोलती है कि तेरी मम्मी बहुत अच्छी है यार, और अपनी मम्मी के लिए बोलती है यार हमारे को ऐसी मम्मी, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो अपनी मम्मी के लिए ऐसा बोलते हैं कि हमारी मम्मी यार, हम कुछ बातें बता नहीं सकते मम्मी को, छुपाना पड़ता है। तो रात में भी ऐसे बात हो रही थी कि नर्स आई और बच्चों को लेके, तो मैंने कहा यार बच्चे को तो देख के माँ जैसी फीलिंग होती है वाकई। ऐसा नहीं होता है कि मेरा बच्चा नहीं है इसलिए मेरे मन में इसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। जबकि जब से ये हुई है तब से मुझे तो जब जिस भी बच्चे को देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा बच्चा है। बढ़िया है। इसके होने के बाद ही हुआ, पहले नहीं होता था ऐसा। बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, वो फिर आगे और आगे की बात है, और आगे की बात है। चलिए, तो ये दो बातें हमारी क्लियर हो गई भाव और विचार के रूप में। तो हमारी सारी जर्नी किस बात की है? जिंदा रहने के धरातल पर मैंने क्या स्वीकारा हुआ है? जिंदा रहने के धरातल पर मैंने स्वयं को शरीर माना हुआ है, इसलिए शरीर के साथ संबंध को पहचाना हुआ है, और शरीर से बियॉन्ड जो भी कुछ है उसको मैंने पराया माना हुआ है, और शरीर को भी गोरा काला के रूप में देखा है, मोटे पतले के रूप में देखा है, मेल फीमेल के रूप में देखा है। तो ये देखना पूरा है कि अधूरा है? ऐसा देखना पूरा है कि अधूरा है? ऐसा देखना अधूरा है, इसलिए हमारी जिंदगी भी अधूरेपन के साथ है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी कि भाव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? हाँ, भाव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, और भाव मतलब नेचुरल है। नेचुरल। और सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना, जो अपन बोल रहे हैं स्वीकृति, वो भी भाव है, मतलब वो भी भाव पैदा करेगा? हाँ, किसी भी सिचुएशन को यदि मैं मानव के रूप में समझता हूँ तो वो भाव पैदा करेगा। यदि समस्या के रूप, यदि उसको मैं समाधान के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ तो भाव पैदा करेगा। समस्या के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ तो अभाव पैदा करेगा। नहीं, अपन समाधान के रूप में सपोजिंग कंटेंटेड है, अगर सपोज वो एक अपने लिए भाव है, भाव ही है। फैमिन है, लेकिन अपने को समझ में आ रहा है कि ये नेचुरल एंटिटी हुई है या नेचुरल सर्कमस्टेंस हुआ, उसको भी अगर एक्सेप्ट किया कि भाई अभी ठीक है, ये टाइम पे अपने को इस तरह से जीना है, या कोरोना वो समझना पड़ेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, जैसे कोरोना है मान लो, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ, तो फिर परेशान नहीं होंगे? नहीं है, नहीं होंगे। तो
भाव ही है वो भी. भाव ही है. Circumstances can also be भाव. बिल्कुल Entity बिल्कुल. can also be भाव. भाव मतलब देखिए, भाव. देखिए कैमरा तो कैमरा ही है, लेकिन कैमरे के प्रति मेरा भाव है, जमीन के प्रति मेरा भाव. अल्टीमेटली जो समझ है, समझ तो जड़ के लिए भी है, चैतन्य के लिए भी है, ईश्वर के लिए भी है, और कोई देवी देवता भगवान अल्लाह होगा तो उसके लिए भी है. समझने वाला तो मैं ही हूँ. तो समझने का मतलब ये है कि मैं उसको स्वीकार पाता हूँ. एक है कि बिना समझे किसी बात को मान लेना, एक है जानने के बाद किसी बात को मान लेना. जो मानने से कोई बात को मानते हैं उससे भी कोई भाव पैदा होता है, लेकिन उस भाव की निरंतरता नहीं है. लेकिन जानने के बाद जब मैं किसी चीज़ को मानता हूँ, जानने का मतलब है जैसी नेचर में है वैसा जाना. अब वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जैसा है वैसा जाना, इसलिए भाव भी हमेशा रहेगा, इसलिए उसकी निरंतरता है. इसलिए संज्ञानशीलता वाले भाव की निरंतरता है, संवेदनशीलता वाले भाव की निरंतरता नहीं है. नहीं भैया, एक्चुअली क्वेश्चन क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टेंजिबल चीज़ को हम भाव बोल रहे हैं क्या? सिचुएशन की जो बात कर रही वो इंटेंजिबल. भाव मतलब होना है. जब होने की बात कर रहे हैं तो उसमें टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है, और ईश्वर भी है, और अल्लाह भी है. जो कुछ भी है, जो कुछ भी रियलिटी है, वो भाव है. उसको, और जो भी उनके आपस के रिलेशनशिप हैं, परस्परता है, वो सिचुएशन है. सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन इतना ही होता है कि दो लोगों के बीच का रिलेशन कैसा है, इसका नाम सिचुएशन है. 100 लोगों के बीच में रिलेशन कैसा है, इसका नाम एक तरह की सिचुएशन है. तो सिचुएशन भी भाव के बीच का आदान प्रदान है. भी कोरोना भी वायरस और मानव के बीच का आदान प्रदान है. कोरोना भी भाव है, यदि वो ओरिजिनल है तो. मैन मेड है तो फिर झंझट है, इसलिए उसके साथ इतनी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं. तो वो एक अलग दुनिया हो गई. हेलो. हाँ जी. हमारे यहाँ तो जितने भी पीछे बैठे हैं, ये भाव पकड़ में नहीं आया साहब, बिल्कुल लोचा है. क्योंकि अंग्रेजी में भाव को फीलिंग कहेंगे या क्या कहेंगे ये भी समझ में नहीं आया. आप फीलिंग भी कह लो तो भी एक ही बात है. और देखो, नहीं पता चलेगा और आप बोलोगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? ठीक है. हाँ. आप बताओगे क्या समझ में नहीं आया तो अपन बात करेंगे. नहीं, बिल्कुल सही है. क्योंकि जिस तरह आपने भाव को होना है कहा, तो होने की स्वीकृति, फीलिंग भी वही चीज है. हाँ. होने की स्वीकृति भी. जैसे कोई फूल है, हाँ, वो है, वो है. हाँ. और आपका ध्यान उसके पास है ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, तो आपको तो पता ही नहीं चलता कि फूल है कि नहीं है. फूल को मैं देखता हूँ, उसको मैं एप्रिशिएट कर पाता हूँ. एप्रिशिएट करने का मतलब है कि स्वीकारा है. तो अभाव तो मतलब फूल नहीं है वो अभाव है, या फूल नहीं होना भी भाव है? हाँ, फूल अभाव जो है, अभाव का मतलब है जो है उसको हमने वैसा समझा नहीं है. जो है, मान लीजिए 2 मानव के बीच में प्यार नहीं है, प्यार का अभाव है, पैसे का अभाव है. पैसे के अभाव का इतना ही मतलब है कि मानव की क्षमता को हमने पहचाना नहीं है, अपनी आवश्यकता को हमने पहचाना नहीं है, इसका नाम अभाव है. तो एग्जिस्टेंस में रियलिटी जैसा है उसको वैसा नहीं जाना है, इसका नाम अभाव है. भाई एक मशीन है, एक आपका मोबाइल है, वो बहुत सारे फंक्शन कर सकता है, लेकिन मुझको फंक्शन ऑपरेट करना ही नहीं आता है. और मेरे को एक काम है कि एक फ़ोटो भेजना है, तो मेरे लिए अभाव है, लेकिन मशीन में कैपेबिलिटी है. तो इसका मतलब है कि यदि हम कह रहे हैं कि नेचर अपने आप में पूर्ण है, मानव में पूर्णता की प्यास है, इसका मतलब है कि फिर अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं है. मेरी समझ में कमी ही अभाव है. मैं नहीं समझा हूँ, इसी का नाम अभाव है. जी भैया, जैसा मैं समझ पाया भाव को, तो भाव की स्वीकृति, तो अब तक मेरा मानना था कि फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इस मतलब मानव प्रजाति के उसमें, ऐसा मानना था. लेकिन कल जब आपने ध्यान दिलाया कि पुरुष का तो कुछ नहीं, उठा के बैग चल देता है ज्ञान प्राप्ति की ओर. नहीं तो किसी एक का ज़्यादा ये कहना भी एक अपूर्ण भाषा है. मतलब वैसे मेरा मानना था, जान के नहीं हाँ, माना. हाँ, वही. लेकिन एकदम से मुझे जब आपने बोला, तो मुझे जब मैं सुबह आया था तो मैं बैग उठा के चल दिया और बाय बाय कह के आ गया. तो एकदम से मेरे अपना भाव आया बैठे बैठे यहाँ पर. उस समय नहीं आया जब मैं आया, लेकिन जब आपने ध्यान दिलाया तब आया भाव. तो मेरे मन में कृतज्ञता का भाव आया कि नहीं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. बहुत बढ़िया. तो ये ऐसा मुझे लगा कि ये भाव है. धन्यवाद आपको. तो देखो, वो एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जो बात बोलते हैं, एक लड़की अपना घर छोड़ के हमारे घर में आ जाती है, और हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि शादी हुई है, अभी कहाँ जाएगी, रहेगी ही. हम अपनी सब, जब तक जो चीज़ नहीं मिली तब तक उसके बारे में बहुत बात करते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो फ़ोन मिला के बहुत बात करते हैं.
अब शादी हो गई तो अब कहाँ जाएगी, अब तो है ही है, अब जो नहीं है उससे बात करेंगे, है ना। अब उसको इतनी सारी आदत पड़ गई थी पहले से बात करने की और इतनी अपेक्षाएं बन गई थी, अब उसको लगता है कि वैसे ही चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे साथ में कोई चीज़ का होना एक बात है, उस होने को समझ पाना और स्वीकार पाना एक अलग बात है। यही बात जो आपके सामने कही जा रही है, इसका ही पहला शिविर जब हम करते हैं तो हमारी लिसनिंग मुश्किल से 10-20% आती है, हमको भी पता है। जब आप दूसरा शिविर करते हो तो आपकी लिसनिंग और बेहतर आती है। तो परिचय शिविर को ही 3 से 5 बार करने में जाके तब लगता है कि अब मैं ठीक से इसको पकड़ पा रहा हूँ। कंटेंट तो वही रहता है, भाव तो वही था, इसका मतलब है कि जो बोला जा रहा है ये भी भाव है। फिर भाव नेगेटिव भी हो सकता है यदि इस सेंस में बोलेंगे तो। यदि मैं जिंदा रहने को जीना बोल के बता रहा हूँ, रूप बल धन पदी आदमी की पहचान होती है, और सामने वाले ने स्वीकार लिया, तो भाव अधूरा था, इसलिए उसको स्वीकार के वो भी अधूरेपन के साथ ही जिएगा, तो भाव भी अधूरा है यदि ऐसा बोलेंगे तो। जब हम ये मान्यताएं नेचुरल नहीं है ना, ये तो हमारी आपकी बनाई हुई हैं, इसलिए ये अधूरी भी हो सकती हैं। नेचर अधूरा नहीं है, नेचर अधूरा नहीं है, पर मैंने उसको पूरा समझा नहीं है इसलिए मैं अधूरा हूँ। तो या तो मैंने मेरा सॉफ्टवेयर ही अधूरा लिया है, या मैंने चीज़ जैसी है उसको वैसा नहीं पहचाना है, उसको अधूरा पहचाना है, इसलिए मैं अधूरेपन के साथ जीता हूँ। बात पहुँच रही? नहीं पहुँच रही तो भी आपकी जिम्मेदारी। हेलो, जैसे मैं समझ पाया हूँ भैया, हाँ, जैसे जो आजकल फैमिली के प्रति हमारा भाव होता है, जैसे हाँ, वाइफ के प्रति, हाँ, तो उसमें जो संपूर्ण भाव होता है उसमें फिर मोटा पतला या इस टाइप का कोई वो नहीं होता, उसकी खूबसूरती या उसका शरीर, और उसमें फिर झगड़े कम होते हैं। बिल्कुल कंप्लीट भाव जैसे। तो एक मानव के रूप में जब आप स्वयं को स्वीकार करते हो तो फिर अब चाहे पत्नी रहे, चाहे भाई रहे, चाहे दोस्त रहे या कोई और रहे, तब उसको मानव के रूप में देखते हैं। जैसा मैं स्वयं को देखता हूँ शरीर के रूप में, वैसा ही दूसरे को भी देखता हूँ। तो यदि स्वयं को अधूरा देखता हूँ तो दूसरे को भी अधूरा ही देखता हूँ, इसलिए हमारा भाव स्वयं के लिए प्रति भी अधूरा ही रहेगा, वो अभावग्रस्त ही रहेगा, और दूसरे के लिए भी अभाव ही रहेगा। हेलो, हाँ जी सर, सादर नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर, जैसे आपने कहा कि भव का होना ही भाव है, भव का होना भाव नहीं है, भव की स्वीकृति भाव है। हाँ। लेकिन सर प्रकृति में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सर्प और नेवला है, हाँ, तो सांप और नेवला की हमेशा लड़ाई होगी प्रकृति में, कभी उनको ये देखो मतलब ऐसे प्रेम लड़ाई अपने अंदर है, हम लड़ाई उधर करवा रहे हैं। सुन लीजिए, उधर कोई लड़ाई नहीं है। सांप और नेवला और शेर और तमाम पशु पक्षी अपने प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में एक दूसरे का आहार हैं। एक सांप ने मेंढक खाया और आपकी करुणा जग गई और उसके मुंह से मेंढक निकाल दिया, ये हिंसा है। नहीं सर, वो बात नहीं है। जैसे अभी तो वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, जैसे अभी एक दिन एग्जाम्पल चल रहा है कि महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में कुत्ते और बंदरों के बीच में गैंग वॉर हो रहा है, 80 पिल्ले मार दिए। हाँ, अब ये अलग टाइप की चीज हो गई, अब ये नेचुरल नहीं है। तो उनका भाव ही तो हुआ ना उनके अंदर। अब ये नेचुरल घटना नहीं हुई। इसका मतलब है कि मानव ने जितने कुत्ते पाल लिए उनकी संख्या बढ़ गई, जंगल काट दिए, बंदर भी गांव में आ गया। अब कुत्ते बंदर को दौड़ाते हैं, बंदर कब तक दौड़ेगा? सॉफ्टवेयर तो उससे उसका विकसित ही है ना, तो उसको निपटाने का जुगाड़ बना दिया। नहीं सर, पहले कुत्तों ने मिलकर एक बंदर के बच्चे को मारा। उतनी बात आप बार बार बोलोगे, मैंने उतनी बात बोल दी। तो लेकिन उनका भाव भी तो परिवर्तित हो रहा है ना पशुओं हाँ, का भी। समझ गया ना। तो भ्रमित मानव के साथ रहने से पशु भी भ्रमित हो गए। नहीं, लेकिन इसको नेचुरल फिनोमेना थोड़ी मान सकते हैं। ये नेचुरल नहीं हुआ ना, क्योंकि मानव नेचुरल नहीं है। मानव नेचुरल होता तो जंगल को वैसा खत्म नहीं करता, तो बंदर को गांव में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। अब ये सभी शहरों में बहुत अपनी करुणा को व्यक्त करने के लिए कबूतर और उसको दिल्ली में इतना दाना डालते हैं, कितने चौक है वहाँ बोरी लेके बैठा रहता है, सब उसको कबूतर खरीदते हैं, वहीं कबूतर भी है, बोरी भी है, बिजनेस चालू है। अरे वो जंगल में रह के खाने की चीज़ है, वो अपना अनाज ढूंढ लेता है, आप उसके लिए परेशान मत हो। ऐसी तमाम घटनाएं करके हम अननेचुरल चीज़ों को, बंदर अपना खाना खुद ढूंढता था, ऐसी तमाम जो हम जगहों में जाते हैं वहाँ उसको रोक के खाना खिलाने की आदत डालते हैं, फिर वो अपना खाना खाने का जो उसका नेचुरल अभ्यास था उसको भूल जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भ्रमित मानव जिस तरह से नेचर के साथ में जिया है,
जैसा उसने हस्तक्षेप किया है उसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती हैं। साथ ही ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे मान लो एक क्लासरूम है, उसमें 30 बच्चे हैं, तो उससे पहले कभी कोई किसी से मिला नहीं, फर्स्ट डे आया है, हाँ। लेकिन किसी के प्रति तो उसका भाव ऐसा है कि बहुत सहृदय पूर्वक उससे वो मित्रता कर रहा है, किसी के प्रति उदासीन अभी भाव आपका है। सोचना किसी ब्लॉक मतलब खंडित तरीके से शुरू होता है। वो बच्चा आया है, किसी फैमिली से आया है जहाँ जिंदा रहने को जीना माना गया है, जहाँ जब तक वो स्कूल में आया है तब तक उसके भीतर कलर का, कास्ट का, क्रीड का, सामान का बहुत सारी कंडीशनिंग हमने पैदा कर दी है। उस कंडीशनिंग के हिसाब से अब वो किसी को पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है। भैया एक मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। कल रात को ही हमारे रूम में डिस्कशन हो रहा था। करो। मेरी बुआ भी है और मम्मी भी है, तो कल रात को हम डिस्कस करते करते मेरे को ध्यान आया कि जैसे मेरी नानी के प्रति मेरा भाव बहुत अच्छा था और दादी के प्रति भाव अच्छा नहीं था। तो ऐसे हम बात कर रहे थे तो मम्मी ने ही बोला, मम्मी भी बैठे हैं यहाँ पे पीछे, कि भाई दादी तुझे, क्योंकि दादी ने पाला तो टोकती रहती थी हर समय, तो दादी अच्छी नहीं लगती थी और नानी कभी कभी मिलती थी तो वो हमेशा पैम्पर करती थी तो अच्छी लगती थी। तो अब दादी को हमने, क्योंकि वो टोक रही हैं तो हम नहीं स्वीकार रहे थे, तो भाव नहीं बन रहा था। और नानी जब मिलती है तो बहुत पैम्पर करती है तो उनको स्वीकार लिया तो भाव बना। तो जब स्वीकार कर लिया उनके होने को तो भाव है, जब नहीं स्वीकार कर लिया तो अभाव है। अभाव है। इसका मतलब है, इस बात से ये भी निकल के आता है कि किसी परिवार में बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए कितनी बड़ी तैयारी की ज़रूरत है। किसी बच्चे के पालन पोषण का बड़ा मतलब ये है कि उसको टोकना ना पड़े और उसको सही दिशा दी जा सके। करो, इसकी तैयारी कैसे करोगे? अब कितना कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक बच्चा तो सबके साथ बहुत पॉजिटिव भाव के साथ ही शुरू होता है। देखो एक छोटे बच्चे को देखो, ना तो वो आग को आग मानता है, ना वो ऊंचे से नीचे गिरने को मानता है, उसके लिए गोरा काला नहीं है। एक बच्चा अपना सेक्स खुद पहचानता है कि पहले दूसरा उसका सेक्स पहचानते हैं? बच्चा खुद तो नहीं पहचानता है, और लोग ही पहचानते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे को तो सेक्स का पता बहुत बाद में, सेक्स का मतलब मेल फीमेल होने का, अपने मेल फीमेल होने का पता बहुत बाद में चलता है। उसके बारे में बाकी लोग सोच रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत हुआ, लड़का आना था, लड़की आनी थी। तो तमाम तरह की बातें अपने परिवारों में चलती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक बार हम अपने आप को मानव होने को पहचान सकें, और जिन घरों में बच्चे आने वाले हैं वो माँ बाप कम से कम अपने आप को मानव के रूप में पहचानते हों, तो बच्चे के साथ में न्याय कर पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई अन्याय होता ही है। हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ अन्याय करने के लिए बाध्य हैं, हम करेंगे ही, हमसे होगा ही, क्योंकि सूत्र है हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा हुआ है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा हुआ है। ऐसी बात। बढ़िया। पीछे वालों, एक तो ये करो कि जिनको पीछे बैठ के समझने में ऐसा लगता है कि गैप आता है, वो कम से कम अपनी सीट बदल लें, आगे की कोई सीट ले लें। कई बार ऐसा भी होता है कि पीछे से गैप बन ही जाता है। तो हॉल काफ़ी बड़ा है और मेरे को लगता है कि यदि थोड़े से ऐसा लगता है तो कुछ लोग आगे भी आ सकते हैं। हाँ जी, अब कितने लोग बोलेंगे कि भाव समझ में नहीं आ रहा है? संकोच ना करें, अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे और आगे चलेंगे तो कई बार रिपीट होता ही रहेगा। हाँ जी। नमस्कार भैया जी। मैं थोड़ा भाव और भाव वो थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था। हाँ। कि जैसे हम कह रहे हैं कि होने की स्वीकृति है वो जो भाव है। हाँ। और हम भाव की कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो हम ऐसा भी कहना चाह रहे हैं क्या कि हम जिस चीज़ को स्वीकृति दे रहे हैं वो अगर कंटिन्यूअस होगी तो हमारा भाव कंटिन्यूअस रहेगा, और अगर हम एक ऐसी चीज़ को स्वीकृति दे रहे हैं जो कि खुद में चेंज हो सकती है तो हमारा भाव कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, वहाँ पे अभाव क्रिएट हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा किसी के साथ रिलेशन है, जैसे मेरी वाइफ है, तो अगर वाइफ के मैं किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी को स्वीकृत करता हूँ जो कि कंटिन्यूअस रहेगी तो उसके लिए मेरा भाव कंटिन्यूअस रहेगा। और अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी को मैं स्वीकृत कर रहा हूँ जो कि चेंज हो सकती है, जैसे उसका रूप है, तो वहाँ भाव अभाव हो जाएगी। ऐसा बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे। चलें आगे चलें। चलिए, तो जितनी चर्चा हुई उसमें हम यहाँ पहुँच गए कि बेसिकली एक तो ये क्लैरिटी बन गई कि भाव और विचार क्या है, और अभी हम व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं शुरू कर देता हूँ। इस धरती पर
इस धरती पर यदि हम व्यवस्था को, देखिए मैंने शुरू किया था फिर बीच में वो ब्रेक हुआ। अभी मानव व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित बोलेंगे? परिवार, समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा, न्यायालय, गई भैंस। तो मानव की बनाई हुई कोई भी चीज़ अभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए उधर हमको व्यवस्था का दर्शन नहीं होगा। इसलिए हम नेचर की ओर चलते हैं कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं लिंक इस्टेब्लिश कर दूं, हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए व्यवस्था को समझना है ना, और फिर उसके हिसाब से जीना, उसका नाम सुख है। तो हम व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं तो ये कह रहे हैं कि धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला उसको पदार्थ बोल रहे हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था का मतलब है मटेरियल किंगडम, मिट्टी पत्थर मणि धातु। प्राण अवस्था का मतलब है पेड़ पौधे। जीव अवस्था का मतलब है पशु पक्षी और ज्ञान अवस्था का मतलब है मानव। यदि नेचर को देखते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत साफ सुथरी दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? जैसे पदार्थ का आचरण, पेड़ पौधे का आचरण, पशु पक्षी का आचरण और मानव का आचरण। इन 4 चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनली हम मानव को समझना चाहते हैं, मानव के आचरण को समझना चाहते हैं। उसके लिए, और अभी मानव का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है। सारी प्रॉब्लम किस बात की है? सारी प्रॉब्लम इतनी ही है कि दूसरे मानव से मुझको एक निश्चित आचरण की अपेक्षा है, और मुझको स्वयं से भी यही अपेक्षा है कि मेरा आचरण निश्चित हो, सही हो। ये जो ऊटपटांग भाव और विचार मेरे भीतर चलते हैं, या तमाम मैं गलतियां जो करता हूं, वो मुझको भी स्वीकार नहीं है। तो हम इसको समझने के लिए नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर में क्या हो रहा है। तो पदार्थ का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। निश्चित है, कैसे पहचानते हैं हम? है निश्चित है, कैसे पहचानते हैं? ऋतु के अनुसार पत्ते गिरते हैं और पेड़ पौधे, है ना? हाँ। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ में आचरण की निश्चितता कह रहे हैं, तो दूसरी चीज़ों के साथ में उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो हमेशा निश्चित है। यदि लोहे को हमने सीमेंट के साथ में और रोड़ी के साथ में छत में डाल दिया लेंटर के रूप में, तो हम उसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं कि इतना बड़ा एरिया है तो इतना बड़ा इसमें छत में कितना लोहा लगेगा, कितना मोटा सरिया होगा, और वो काम करता है। जब हम आचरण कोई चीज़ का बोल रहे होते हैं तो उससे बड़ी व्यवस्था में उसकी भागीदारी की बात कर रहे होते हैं। आचरण ध्यान में आया? आचरण क्या चीज़ होती है? आचरण का मतलब है कि उसका दूसरी इकाइयों के साथ में उसका जो एक्सप्रेशन है। जैसे पानी पीने से हमेशा प्यास बुझता ही है, कभी प्यास बुझे और कभी प्यास ना बुझे पानी पीने से तो कैसा लगेगा? इसका मतलब पानी का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित बोलेंगे? अनिश्चित बोलेंगे। खाना खाया तो पेट भरता ही है, इसका मतलब खाने का आचरण निश्चित है। गाड़ी में पेट्रोल डाला तो गाड़ी चलती ही है, तो पेट्रोल का आचरण निश्चित है। तो किसी भी चीज़ का आचरण उसकी बड़ी व्यवस्था में जो भूमिका है, रोल है, वो हमेशा वैसा ही रोल प्ले करता है। तो हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ, इसका आचरण की निश्चितता है। तो पदार्थ के आचरण की निश्चितता है, तो उसका आधार क्या है? क्यों उसका आचरण निश्चित है? कैसे उसका आचरण निश्चित है? तो पदार्थ के बारे में बोल रहे हैं कि पदार्थ में बेसिकली एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, एटम में जो परमाणु अंशों की मात्रा है, तो परमाणु मात्रा विधि से अपने आचरण की निश्चितता को व्यक्त करता है। कोई भी फिजिकल एंटिटी मूल में परमाणु है। परमाणु अपने आप में 108, 118 प्रकार के हम लोगों ने कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में आ जाते हैं ना, 9th क्लास में
तो 9th क्लास में हम सभी पढ़ते ही हैं कि परमाणु होता है और हर परमाणु का अपना एक निश्चित आचरण होता है और इसलिए वो लोहा एक तरह का आचरण करता है। पेड़ पौधे के आचरण की निश्चितता है, उसकी निश्चितता का आधार क्या है? जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है, वैसा ही पेड़ रहता है, वही बीज लगता है, उसमें वही गुण रहते हैं। तो आम लगाया नींबू उग गया ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि बीज विधि से पेड़ पौधे अपने आचरण की निश्चितता को व्यक्त करते हैं। पशु पक्षी के आचरण की निश्चितता है वंश विधि। जब तक भ्रमित मानव के संपर्क में ना आए तो पशु का आचरण भी निश्चित रहता है। जैसे कुत्ता बाय नेचर मांसाहारी है, मानव में संपर्क में आके वो शाकाहारी भी हो सकता है। तो जिसकी संगत करेगा वैसा हो जाएगा। तो मानव के आचरण की निश्चितता नहीं है, इसलिए कुत्ते का आचरण भी अनिश्चित हो गया। इसलिए कब वो भौंक दे, कब वो काट दे, कब वो प्यार कर दे, दोनों घटना हो सकती है। तो इससे ये समझ में आया कि बेसिकली पशु के आचरण को देखें तो वंश विधि से अपने आचरण को बचाए रखता है। तो शेर का बच्चा शेर ही होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, उसका आचरण कुत्ते का ही होता है, शेर का ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक ठीक है। अब मानव को देखें तो मानव के आचरण को देखें तो मानव में दो आचरण देख सकते हैं एक साथ। एक तो शरीर वाला आचरण है, तो शरीर वाला आचरण वंश विधि से ही होता है। मानव के शरीर से मानव ही पैदा होता है, इसमें कोई गलती कभी नहीं हो रही है। मानव के शरीर से बिल्ली बत्तख पैदा हो गया ऐसा नहीं हो रहा है। तो मानव के शरीर से मानव ही पैदा होता है क्योंकि ये वंश विधि से होता है। और मानव के शरीर का आचरण का मतलब है कि उसके शरीर का जो भी मैकेनिज्म है वो सबका हमारा एक ही जैसा है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म जाति कुछ भी रहे, हार्ट्स का डॉक्टर एक ही रहता है, किडनी का डॉक्टर वही होता है, शरीर का मैकेनिज्म वही होता है। लेकिन मानव में जो आचरण है वो शरीर का आचरण है कि उसके भाव और विचार की अभिव्यक्ति है। मानव में जो आचरण है वो शरीर के कारण है कि उसके भाव और विचार की अभिव्यक्ति है, भाव विचार की अभिव्यक्ति है। तो मानव का आचरण कैसा होगा? बस यहीं आके सारी मुसीबत शुरू होती है। तो बाकी मानव के अलावा सभी इकाइयों को देखें तो उनके आकार के साथ में आचरण जुड़ा हुआ है। मानव के अलावा सभी इकाइयों को देखें तो उनके आकार के साथ में आचरण जुड़ा हुआ है। लेकिन मानव को देखें तो आकार देखने से तो समझ में आता है कि मानव है, लेकिन आचरण किसका होगा ये कहने की स्थिति नहीं है। जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा हार्डवेयर काम करेगा। एक बात लेकिन मानव के बारे में निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। इसलिए मानव के बारे में कहा कि संस्कार के अनुसार मानव का आचरण नियंत्रित होता है। संस्कार का मतलब है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। क्या मतलब? हमारी दो तरह की स्वीकृतियां हैं। एक तरह की स्वीकृतियां हैं जो बोलने के लिए हैं, दूसरी तरह की स्वीकृतियां हैं जैसी हमारी चेतना का स्तर है। मैं जी कैसा पाऊंगा? जैसी मेरी चेतना का स्तर होगा। मेरी चेतना के स्तर का क्या मतलब है? मेरे सुखी होने का स्वरूप कैसा है? मेरे सुखी होने का स्वरूप कैसा है? अभी ये मेरी चेतना का स्तर है, तो मैं जी वो पाता हूँ जो मेरी चेतना का स्तर होता है। मैं बोल वो सकता हूँ जो मेरी मेमोरी में होता है। तो हमारे बोलने के लिए स्वीकृतियाँ अलग हो सकती हैं और जीने की स्वीकृतियाँ अलग हो सकती हैं, है ना। ये मानव में ये भेद देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानव के साथ खूबसूरती ये है, आशा की किरण ये है कि वो जैसा मानता है वैसा जीता है। यदि उसका सॉफ्टवेयर ठीक हो गया तो हार्डवेयर ठीक हो जाएगा, है ना। यदि उसका सॉफ्टवेयर ठीक हो गया तो हार्डवेयर ठीक हो जाएगा। अभी सॉफ्टवेयर कैसा है? स्वयं को शरीर मानने के आधार पर, स्वयं को शरीर मानने के आधार पर मोटा पतला गोरा और हिंदू और मुस्लिम सिख जैन बौद्ध ईसाई, छोटा बड़ा अमीर गरीब, अभी सारा सॉफ्टवेयर कैसा है?
उसमें आपस में कंपैरिजन है, छोटा बड़ा है, हीनता अहंकार है, युद्ध और संघर्ष है, और जहाँ जो चीज़ नहीं है वैसा पाने का प्रयास है। यदि ये सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए, मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, उसको समझेंगे, तो यहाँ से आशा की किरण है कि मानव का सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर ठीक होगा ये कैसे माना जाए, है ना। तो इसका मतलब है कि यदि नेचर जैसा है उसको वैसा पहचान लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये नेचर के, यदि मानव का सॉफ्टवेयर नेचुरल हो जाए, है ना। अभी क्या करेंगे, इसलिए बोलता हूँ, चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे या विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेगी? विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में अपने आप लग जाएगी। कोई टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चप्पल सीधी लग गई और विचार टेढ़े रहे तो बहुत मुश्किल है। तो मूल मामला इतना है मानव में कि मानव में संस्कार के रूप में, तो मानव को हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि फिर सही किसको बोलें, संस्कार किसको बोलें, इसको समझेंगे। अब ये तो बात हुई चारों चीज़ों के आचरण के बारे में। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? यदि पदार्थ को देखें तो जैसे भी मिट्टी रहती है उसके ऊपर वैसे पौधे पैदा होते हैं, और वो पौधे वापस मरने के बाद में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे पौधे रहते हैं उससे जो भी पैदा होता है उसको पशु खाता है, और पशु वापस अपना मलमूत्र देता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ती है। इसी तरह से पशु का शरीर भी मिट्टी से ही बनता है फाइनली, और ये आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मानव के जिंदा रहने के लिए भी जो कुछ उपलब्ध होने की आवश्यकता है वो नेचर से उपलब्ध है। यहाँ तक का काम ऐसा है। तो यदि नेचर को देखें, तो नेचर में क्या दिखाई देता है? एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं तो मैं नहीं बोलूं, नहीं लिखे, आप लिख लीजिए। नोट्स मत बनाते रह जाना, बस इतना ही बार बार बोलता हूँ, है ना। ये शिविर यूट्यूब पे खूब पड़े हैं, आराम से देख सकते हैं, तो उतना ही लिखें जितना समझने में बाधा पैदा ना हो। चलूं आगे। तो नेचर में देखें तो ये दिखाई देता है कि जैसी मिट्टी है वो अपनी ताकत पेड़ पौधे को उपलब्ध कराती है कि बचा के रख लेती है? पूरी ताकत पेड़ पौधे को उपलब्ध करा देती है। और वापस पेड़ पौधे से क्या हुआ? पेड़ पौधे से उसकी उपजाऊ शक्ति और बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। इसलिए नेचर में जब हम कह रहे हैं कि व्यवस्था का कैसी है, यदि दो चीज़ों को साथ में देखें, जियो और जीने दो, या जीने दो और जियो, या जीने देना ही जीना है, ये दोनों बाद की एक ही बात है। जीने देना ही जीना है। मिट्टी का जीना क्या है? मिट्टी के जीने की बात करेंगे तो क्या चीज़ की बात करेंगे? मिट्टी के जीने की क्वालिटी मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की फर्टिलिटी। एक मिट्टी कितनी उपजाऊ है उससे उसके जीने की बात, जीने को हम जोड़ सकते हैं। तो एक मिट्टी का जीना कैसे हो पाएगा और बेहतर कैसे हो पाएगा? जितना वो और अधिक उपजाऊ हो जाएगी। कोई मिट्टी और अधिक उपजाऊ कैसे होगी? जितने उस पर ज़्यादा पौधे उगेंगे और वापस वो पौधे मर के और उसको जो भी फल फूल देंगे उसकी। तो मिट्टी का जीना कैसे होगा? जितना वो पेड़ पौधे के जीने में अपना योगदान देगी। तो दूसरे के जीने में योगदान देना ही मेरा जीना है। मिट्टी ने जितना पेड़ पौधे के जीने में योगदान दिया, तो मेरे को मेरे जीने की सोचना है कि पेड़ पौधे के जीने की सोचना है? यदि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का एक ही कंसर्न है कि पेड़ पौधे कैसे विकसित हो सकें, और बाय डिफॉल्ट नेचुरली मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ रही है। नेचर में ऐसा है। ये बात पहुंच रही है? पीछे
बोल के बताओ। अब तो बिल्कुल पहुंच रही है। ये बात पहुंची। देखिए, इससे एक बात समझ में आती है कि नेचर में जो नियम है वो यूनिवर्सल है। यदि पूरी नेचर की डिज़ाइन को देखते हैं तो ये हमारा ध्यान चला गया कि नेचर में मिट्टी के जीने का मतलब है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, और मिट्टी की क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी जितने उसके ऊपर पौधे बढ़िया पैदा होते जाएंगे, और जितना मिट्टी का कार्बनिक मटेरियल मिट्टी के अंदर ज़्यादा मिलेगा उतना मिट्टी उपजाऊ होती जाएगी। इसका मतलब है कि उसके लिए फिर मिट्टी को क्या करना है, तो मिट्टी को बेहतर पेड़ पौधे उगते रहें, केवल उतना ही ध्यान देना है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो अपने आप बढ़ती रहेगी। तो नेचर में कैसा है, जियो और जीने दो है कि जीने दो और जियो है? जीने देना ही जीना है। तो मानव के लिए क्या निकलेगा? मानव के लिए क्या निकलेगा? जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। खाना पीना मानव में जिंदा रहने का काम है। फिर जीने का काम मानव में क्या है? मानव में जीना क्या है? मानव में जीना क्या है? सुख, भाव और विचार की स्थिति। तो सुख और भाव और विचार की स्थिति, तो जितना मेरे भीतर ये संकल्प आता है कि मेरे परिवार का और समाज में सभी का भाव और विचार बढ़िया हो जाए, उतना मैं क्या करूँगा? अपनी स्थिति को अच्छा करूँगा कि नहीं करूँगा? और जितनी मेरी स्थिति अच्छी हुई है उतना मैं दूसरे के भाव और विचार में योगदान देता हूँ, उससे मेरा भाव और विचार कैसा होगा? बेहतर होगा ही। इसलिए परंपरा ने बोला ही है, ज्ञान दान है ना सबसे बड़ा दान है ना, और दूसरों को जीना उपलब्ध कराने से हमारे जीने की स्थिति बनती ही है। पहले से बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन वो किस तरह से और खुल के हमारे सामने आ जाए ताकि और क्लैरिटी के साथ हम उसको जी पाएं। जैसे हम इस काम को क्यों करते हैं? भाई मेरे घर में मेरे खाने पीने का कोई जुगाड़ है, मान लो ऑर्गेनिक खेती है, गाय है, जो भी है, अब वो मेरे खाने पीने के जुगाड़ से मैं जिंदा हूँ और चुपचाप घर में बैठा रहूँ और तो कोई परेशानी है नहीं। घर में कोई परेशानी नहीं है, सब आराम का काम है। लेकिन मेरी ग्रोथ कैसी होगी? तो जितना मैं दूसरे के विकास में सहयोगी होऊंगा वो मेरी ग्रोथ के लिए आधार बनेगा। इसका मतलब है कि जीने देना ही जीना है। तो ये जीने देना ही जीना है, तो मानव के लिए जीने का मतलब है कि दूसरा भी जीने के लायक हो जाए। मेरे जीने का प्रमाण भी यही है कि दूसरा भी जीने की तरफ आगे बढ़ गया। पूरी सृष्टि में भी ऐसा ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि नेचर में जो स्वरूप है व्यवस्था का वो अलग है। नेचर में कैसा है? तो नेचर में जो व्यवस्था का स्वरूप है वो कह रहे हैं कि जीने देना ही जीना है। जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। तो खाना पीना जिंदा रहने की बात है, वो शरीर की बात है। भाव और विचार की बात करेंगे तो मेरे भाव और विचार में कोई क्वालिटी बनी है, इसका मतलब है कि उसका प्रमाण है कि दूसरों के भाव और विचार में कोई क्वालिटी हो पाई है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे पास कोई क्वालिटी है। तो इसका मतलब है जितना मैं, इसका दूसरा भी सूत्र है, सुबह भी अपने चर्चा किया था, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। और हर चीज़ का महत्व क्या है? उसकी उपयोगिता। और एक मानव की उपयोगिता क्या है? एक मानव की उपयोगिता स्वयं के लिए मानव की उपयोगिता है कि खुश रहना ही मेरी उपयोगिता है। मेरे को खुश रहना आता है, यही मेरी स्वयं के लिए उपयोगिता है। और मेरी दूसरों के लिए भी उपयोगिता यही है कि दूसरे भी खुश रहना चाहते हैं, उनकी खुशी में मेरा योगदान क्या हो सकता है, ये मेरी उपयोगिता है। तो सहज रूप में दूसरों के जीने में मेरा योगदान सफल हो जाए, यही मेरा जीना है। इसकी स्वीकार्यता लोगों में होगी कि नहीं होगी? होती है। उसमें सम्मान होगा कि नहीं होगा? होगा ही।
तो यदि ये सम्मान मिल गया तो फिर मेरे को कमीज से सम्मान ढूंढने जाना है, फिर मेरे को रूप बल धन से सम्मान की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है जो बात कह रहे थे, जब सही अर्थों में सम्मान उपलब्ध हो जाता है फिर ये रूप बल धन हिलने वाले सम्मान की, है ना, वो अच्छा लगता है, लेकिन वो हिलने डुलने से फिर हम परेशान नहीं होते हैं। तो इस रूप में कह रहे हैं कि नेचर में जो स्वरूप है वो जीने देना ही जीना है, उसको लौट के समझेंगे। चाय पिया जाए, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।